हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 10th एसएसटी और उसमें हिस्ट्री के चैप्टर्स की शुरुआत कर रहे हैं। हम सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री के चैप्टर को फिनिश करते हुए, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स और फिर इकोनॉमिक्स। हम पहले हिस्ट्री के चैप्टर को चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। यह टाइम लगेगा, हो सकता है कि हम 5-6 लेक्चर्स में चैप्टर्स बड़े हैं तो फिनिश कर पाए, तो एक एक सीक्वेंस के हिसाब से, एक एक लेक्चर के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मेरे ख्याल से 10th स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा सा यह डिफिकल्ट भी पड़ेगा। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं जितना आसान कर पाऊं, जितना आपके लिए इजी कर पाऊं, सो दैट कि आप इजीली कंप्रहेंड कर पाएं, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर हिस्ट्री का, और वह चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से हमारा मतलब क्या है, किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे, किस तरह से यह चीजें होगी, इसके बारे में। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसा मैंने कहा कि ये चैप्टर थोड़ा सा आपके लिए स्टार्टिंग में मुश्किल पड़ सकता है, बट इसे हम सिस्टमैटिकली अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मुश्किल नहीं लगेगा। इस चैप्टर में हम आखिर पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो यह कंसेप्ट नेशनलिज्म क्या है, दूसरी बात जो यह नेशनलिज्म का राइज यूरोप में कहां से हुआ, इस राइज ऑफ नेशनलिज्म के पहले यूरोप की कंडीशन कैसी थी, या किन कारणों से देयर वाज द राइज ऑफ नेशनलिज्म और द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हाउ डिड इट प्रोग्रेस, यह बड़ा आगे किस तरह से कंटिन्यू होता गया, और मेजरली कौन कौन से इंसिडेंट्स थे जो इसको जाकर जस्टिफाई करता है, और एट द एंड किस तरह से यह नेशनलिज्म इन द फॉर्म ऑफ नेशन स्टेट बिल्ट हुआ। तो इसके सीक्वेंस वाइज हम स्टार्ट करेंगे, और यह सीक्वेंस स्टार्ट होता है बेसिकली एक प्रिंट के द्वारा, एक सीरीज ऑफ प्रिंट जो फ्रेडरिक सॉरियो, आइए शुरू करते हैं इसको। फ्रेडरिक सॉरियो जो एक फ्रेंच फिलोसोफर था, एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, एक फ्रेंच प्रिंटर था, उसने अपने 4 प्रिंट की एक सीरीज निकाली 1848 में। याद रखिएगा ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बाद में भी आपको चैप्टर के साथ रिलेट करने में आपको मदद करेगा। फ्रेडरिक सॉरो जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, इसने 1848 में अपने 4 प्रिंट की एक सीरीज निकाली, और इस सीरीज के अपने 4 प्रिंट की एक सीरीज थी, 4 प्रिंट्स सीरीज, याद रखिएगा 4 प्रिंट की सीरीज। इस 4 प्रिंट के सीरीज के पहले ही प्रिंट में, इन अ वेरी फर्स्ट प्रिंट, इसने अपनी जो ड्रीम को विजुलाइज करने की कोशिश की विद द वेरी फर्स्ट प्रिंट ऑफ हिज। अपने पहले ही प्रिंट के थ्रू उसने अपने ड्रीम को विजुलाइज करने की कोशिश की, जो पूरे यूरोप को जिस तरह वह देखना चाहता था, जिस तरह से वह समझना चाहता था, उस तरह से उस प्रिंट के थीम को उसने एक्सप्रेस किया, उस प्रिंट को एक्सप्रेस किया। क्या था वो ड्रीम उसका? ही वॉन्टेड टू मेक द वर्ल्ड दैट वॉज द डेमोक्रेटिक and social republic।
इसका पहला ही जो प्रिंट था उसमें उसने जो विजुलाइज किया अपने ड्रीम, एंड द ड्रीम वाज दैट ही ड्रीम्ड ऑफ द यूरोपियन वर्ल्ड टू बी मेड ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। जो पूरा यूरोप है वह डेमोक्रेटाइज हो गया है और वहां पर एक तरह से रिपब्लिक कायम है, यानी डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक। और डेमोक्रेसी जो सोशल रिपब्लिक भी है, यानी रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है और वह सोशलिस्टिक पैटर्न पर बेस्ड है पूरा यूरोप। ऐसे उस पैटर्न को इसने, उस ड्रीम को इसने विजुलाइज करने की कोशिश की। और क्या था उस प्रिंट में, और क्या क्या था उस प्रिंट में, आप देखेंगे कि वहां एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, याद रखिएगा। आप लोगों ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का कंसेप्ट सुना होगा और इसको एसोसिएट करते होंगे जनरली यूएसए में, यानी न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क में है। वास्तव में यह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज गिफ्टेड टू अमेरिका बाय फ्रांस, इसीलिए आज वह वहां है। इसका कंसेप्ट बेसिकली फ्रांस से है और इसका कंसेप्ट बेसिकली रिलेट करता है टू द पास्ट बिफोर दिस इंसिडेंट ऑफ 1848, यानी विद द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आउटब्रेक के साथ ही पूरे यूरोप में तीन कंसेप्ट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली आपको देखने को मिलता है। वह था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उन सभी तीनों आउटकम्स में या कॉन्सिक्वेंसेज में फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो हुए, जो तीन वॉच वर्ड्स थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, उसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था लिबर्टी। इसीलिए इस लिबर्टी को एक स्टैच्यू बनाकर लोगों ने एक्सप्रेस करना शुरू किया, इसको इंपॉर्टेंस देना शुरू किया। तो अब क्या था, इस प्रिंट में हम देखते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हम क्या देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखते हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखते हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में, दोनों हाथ में, आप एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट देखते हैं, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट देखते हैं, और दूसरे में चार्टर ऑफ राइट्स देखते हैं। एक हाथ में यह मसाल देखते हैं आप और दूसरे में एक बुक देखते हैं जो चार्टर ऑफ राइट्स है। ध्यान रखिएगा, उसके लेफ्ट हैंड में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और राइट हैंड में चार्टर ऑफ राइट्स देखते हैं। और इधर फोरग्राउंड्स में, यानी जमीन पर, जहां से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज डिपिक्टेड कमिंग आउट ऑफ दैट। ध्यान से इस पिक्चर को समझना है, इस प्रिंट को समझना है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में है क्या, दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ राइट्स। इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है? एक्चुअल में यह जो फ्रेडरिक सोरो है, इस प्रिंट से या थ्रू द होल कंसेप्ट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, दिस इज बीइंग कन्वेड, यह बताने की कोशिश हो रही है कि ये जो आप टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट देखते हैं, इट मीन्स दैट इज टू शो यू द पाथ। या जब आपके पास एनलाइटमेंट, यानी जब आप विजडम आती है, व्हेन यू हैव द सेंस ऑफ डिफरेंशिएटिंग द राइट्स एंड रॉन्ग, जब आपके पास यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है, जब आप इंटेलेक्चुअली एनलाइटेंड होते हैं, तो सही और गलत में फर्क कर पाते हैं। यानी जब बुद्धि होती है, विजडम होती है, वह यह दिखाता है विजडम को, बुद्धि को, सेंस को, राइट एंड रॉन्ग को डिफरेंशिएट करने का, लॉजिक का, रैशनल का, और तब
जब आप एक बार एनलाइटेंड होते हैं, देन यू कम टू द पोजीशन टू अंडरस्टैंड द इंपोर्टेंस ऑफ राइट्स। सो इन दोनों में एक चीज समझिए, बहुत सिंपल है। एक कहता है कि उसके हाथ में जो वह मसाल है, जो टॉर्च है, वह रास्ता दिखाता है, यानी वह बुद्धि देता है टू रियलाइज योर राइट्स, अपने इंपोर्टेंस समझना, अपने अधिकारों का, अपने राइट्स का। सो ये दो चीजें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के थ्रू दिखाने की कोशिश किया। अब यहां 4 ग्राउंड्स पर दिखाया गया है, ही डिपिक्टेड, फ्रेडरिक शोरो यहां डिपिक्ट करता है कि 4 ग्राउंड्स पर जमीन पर लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, सैटर्ड ruins ऑफ, सैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, यानी एक तरह से कहूं तो मोनार्की के अवशेष जो अब नहीं है, मोनार्की जो खत्म हो गया है, उन सब के रिमेन्स से यह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज कमिंग आउट ऑफ, राइजिंग फ्रॉम दैट। आपने महाभारत देखा होगा और वहां कंसेप्ट देखा होगा, याद होगा, रिलेट कीजिए उसको द्रौपदी के जन्म का। द्रौपदी का जन्म हो रहा है, शी इज राइजिंग फ्रॉम हवन कुंड, जो हवन यज्ञ कुंड से, वहां से शी इज राइजिंग अप। ठीक उसी तरह से यहां पर वह राइज कर रही है, उठ रही है, निकल रही है। इससे कहां से? जब मोनार्की खत्म होता है, जब एब्सोल्यूट रूल का मतलब, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब या एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है, एब्सोल्यूटिस्ट इज अ पर्सन who does not know any limitation, who does not act according to constitution, he rules by his will, अपनी मर्जी से रूल करता है, अपने हिसाब से रूल करता है। तो एक्चुअली में यह जो सैटर्ड रिमेन्स हैं मोनार्की के, अब मोनार्की का क्या क्या होता है सिंबल्स, क्राउन है, आर्मी है, कोर्ट है, तो ये सारी चीजें ध्वस्त हो गई है। जो मोनार्की का जो कोर्ट है, दरबार है, जहां राजा बैठता है, उसके जो सिंबल्स हैं वो सब ध्वस्त है, यानी मोनार्की खत्म। एंड व्हेन मोनार्की कम्स टू एन एंड, there is the concept that liberty prevails, the right prevails, freedom prevails, and so that this statue of liberty symbolizes, expresses that concept, justifies the concept of liberty, freedom, rights, and to call it democracy or republic को। so इससे जब मोनार्की खत्म तब लिबर्टी। अब इसके बाद वह दिखाया गया कि यहां पर लोग एक चेन बनाकर, एक चेन क्यू अप है, यहां पर सब लोग एक तरह से नीचे। द पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस यूरोप एंड फ्रॉम अमेरिका, यूरोप के डिफरेंट नेशन से और अमेरिका से लोग क्यू अप है इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने। दे आर इन अ चेन, दे आर इन ए क्यू, दे आर देयर टू पे ट्रिब्यूट टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब कमाल की बात यह है कि यहां पर फ्रेडरिक शोरो ने अपना जो विजन था, जिसमें वो सब कुछ अच्छा देख रहा था, विच इज ऑल्सो नोन एज इटोपियन विजन, यह अपने इटोपियन विजन को यहां पर एक्सप्रेस किया है। इटोपियन विजन मतलब यह है, इटोपियन विजन का, कि एक ऐसा ड्रीम, ऐसा विजन इन विच यू थिंक दैट एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज आइडियल सिचुएशन की कल्पना करता है, जिसमें वह सोचता है कि सब कुछ अच्छा है। तो इसमें क्या अच्छा था? एक्चुअली में एट दैट टाइम इन यूरोप देयर वर सो मेनी पीपल से मतलब है नेशन से, सो मेनी स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स। वैसा आप रिलेट कीजिए इसको, याद कीजिए इंडिया में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 से पहले इंडिया में नियरली 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। आज जो हम वन सिंगल नेशन इंडिया देखते हैं वह लगभग डिवाइडेड था मोर देन 560 प्रिंसली स्टेट्स में। तो पूरे यूरोप में जो आज आप जर्मनी देखते हैं, जो आप इटली देखते हैं, जो आप यूनाइटेड किंगडम देखते हैं, एक्चुअल में आपको बताऊं तो ना तो यूनाइटेड किंगडम एग्जिस्ट करता था बहुत दिनों तक। अभी ये बहुत रिसेंट, अगर आप यूनाइटेड किंगडम को देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम पहले एंशिएंट टाइम में नहीं था।
ये 1700 से पहले नहीं था, जर्मनी नहीं था, इटली एज अ होल नहीं था। तो ये इन सभी को इसने एक नेशन के रूप में, दाउ दे बिलोंग टू डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज, दे बिलोंग टू डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट प्रिंसली ग्रुप्स, स्टेट्स, बट he depicted them as a single one country of a people's group, लोगों के ग्रुप का एक समूह को वह रिप्रेजेंट किया ऐसे कि they belong to one country with the defined uniform national uniform and flag. That was the utopian vision, जो था नहीं इसने डिपिक्ट किया। तो जो चीज नहीं है लेकिन अच्छा दिखाने की कोशिश करता है तो दैट इज यूटोपियन विजन, जो है नहीं बट दैट इज टू से, टू एक्सप्रेस, टू डिपिक्ट, दैट इज यूटोपियन विजन। तो ये दिखाने की कोशिश किया। और यहां सभी लोग एक ग्रुप में, अगर आप देखो तो ये ग्रुप में यहां पर लोग खड़े हैं, ये दे आर इन अ ग्रुप एंड मार्चिंग दे आर पासिंग बाय द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, पेइंग ट्रिब्यूट टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्या पे कर रहे हैं? दे आर पेइंग ट्रिब्यूट टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब क्यों, क्या जरूरत है? बहुत सिंपल है। एग्जाम से पहले घबरा कर आप जाते हैं मंदिर, आप जाते हैं गुरुद्वारा, मस्जिद, या जो भी आपका रिलीजियस बिलीफ है, या जो भी आपका रिलीजियस प्लेस है, मत्था टेकने, नमाज पढ़ने, पूजा करने आप जाते हैं। यू ऑफर, क्यों? आप एक मन्नत मांगते हैं सब कुछ अच्छा हो जाए, और जब अच्छा हो जाता है, रिजल्ट आपका अच्छा होता है, तो यू गो देयर टू थैंक योर गॉड, जो आपके, जिसमें आपकी बिलीफ है, आस्था है, जिस भी रिलीजन के साथ आप उसको थैंक करने। सो एक्चुअली दिस वाज द वे टू थैंक द लिबर्टी, द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। ये लिबर्टी को थैंक करने का, ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने का एक तरीका था, जिसमें पूरे यूरोप और अमेरिका के लोग जो डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, डिफरेंट नेशनैलिटी के हैं, डिफरेंट प्रिंसिपैलिटी के हैं, दे आर कमिंग टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न एंड देयर ग्रेटिट्यूड। एंड इस चेन को लीड कर रही है, सबसे आगे है यूएसए। अब यहां एक बहुत शानदार प्रश्न उठता है, उसके बाद है यहां पर स्विट्जरलैंड, और अभी अभी जस्ट इसके सामने है फ्रांस। फ्रांस के आगे है आप दूसरी कंट्रीज, इटली है, पोलैंड है, और ऑस्ट्रिया है, आप देखोगे जर्मनी है, ऐसे सारी कंट्रीज है जो एज अ सिंगल कंट्री दिखाया गया। हाउएवर दे एग्जिस्टेड और डिड नॉट एग्जिस्ट एज वन कंट्री, बट हियर इन द print of Frederick Soro they have been depicted as a one nation। अब जैसा मैंने कहा कि इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि यूएसए इस ट्रेन को, इस क्यू को, इस मार्च को लीड क्यों कर रहा है, इसके साथ स्विट्जरलैंड क्यों है, और फ्रांस जस्ट इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने सामने क्यों पास कर रहा है इन 1848 में। तो आंसर ये है, ध्यान से, कि इस समय दुनिया में सबसे पहली कंट्री जो डेमोक्रेटिक हुई थी वह यूएसए थी। याद करो क्लास 9 का फ्रेंच रेवोल्यूशन का वह चैप्टर, जहां आपने पढ़ा था कि मेन फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो लड़ाई का कारण था, बहुत सारे कारण थे, कॉलोनियल इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा कारण था, लेकिन फ्रांस ने लगातार यूएसए को सपोर्ट किया था, यूएसए के लोगों को, अमेरिका के लोगों को, क्या होने के लिए? इंडिपेंडेंट होने के लिए ब्रिटेन से। तो एक सबसे बड़ा, और इसी समय यानी आप देखिए 1776 के आसपास ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ, इंडिपेंडेंस की लड़ाई, और पहली कंट्री थी अमेरिका, 1783 में ये आजाद हुई, जाकर बाद में उसका अपना आया कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बाद स्विट्जरलैंड और फ्रांस, हालांकि फ्रांस में डेमोक्रेसी आ गई थी 1789 में इन अ फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और 1790 अगर आप देखोगे 1 में जाकर यह रिपब्लिक भी हो गया था। तो फिर इसको क्यों नहीं हमने आगे लाया स्विट्जरलैंड से पहले? नहीं, या अभी अभी क्यों छापा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जहां यूएसए को सबसे आगे किया, मान लेते हैं कि यूएसए में था, क्या था यूएसए में? वहां पर यूएसए, अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री टू बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बिल्कुल ठीक। लेकिन यह फ्रांस तो स्विट्जरलैंड से पहले था, पहले हो गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको क्यों नहीं? यहां रुकिए, समझिए कि फ्रांस एक बार डेमोक्रेटिक हुआ, हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में,
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है, ध्यान रखिए कि यह एक तरह से डेमोक्रेसी होता है, लेकिन राजा रूल करता है बट अपनी मर्जी से नहीं, लोगों की मर्जी से और विद द हेल्प ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट यहां पर बॉस होता है, किंग रहता है बस नॉमिनल हेड की तरह, सेकेंडरी होता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की काइंड ऑफ डेमोक्रेसी ही है। तो फ्रांस में ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन यह फिर खत्म हो गया, वहां पर फिर से आ गया था मोनार्की या यूं कहें डिक्टेटरशिप नेपोलियन के द्वारा, और वह जाकर आप फिर से डेमोक्रेसी आ पाई थी रेवोल्यूशन के थ्रू 1848 में। एंड दैट इज द ईयर, मैंने कहा था आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये, जिस समय यह प्रिंट बन रहा है उसी समय फ्रांस फिर से डेमोक्रेसी हुआ है, और इसीलिए इसको सामने सामने रखा गया, बिल्कुल सामने सामने रखा गया। इसके बाद जर्मनी है, आप देखेंगे इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ब्रिटेन है, सब। और यहां सब जैसे फ्रांस अपने ट्राई कलर के साथ, रेड ब्लू एंड व्हाइट के साथ, ये जो जर्मनी के लोग हैं, दाउ जर्मनी डिड नॉट एग्जिस्ट एज वन कंट्री, ये डिफरेंट सेगमेंट्स में बटा हुआ था, डिफरेंट फ्रैगमेंटेशन था इसमें, लेकिन जर्मनी के लोगों को रेड ब्लैक एंड गोल्डन कलर यानी येलो कलर बाद में आप देखेंगे कि इसमें डिपिक्ट किया गया, जो बाद में इसका नेशनल फ्लैग भी हुआ। तो यहीं से इटोपियन रीजन रिलेट करता है। यह शानदार सीन जो देखकर वहां स्वर्ग से फ्रॉम द वेरी अबव, फ्रॉम द हेवन, जो लोग थे, क्राइस्ट, एंजल्स, the gods and goddesses, they were very happy with the scene that was with the incident that was happening. ये फ्रेडरिक सोरो ने बहुत ही शानदार तरीके से इसको डिपेक्ट किया कि ये जो डेवलपमेंट था, जहां पर डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सोशल कंसेप्ट प्रिवेल कर रहा था पूरे यूरोप में, और इसको देखकर वहां भी लोग खुश थे कि डेमोक्रेटिक आइडियाज प्रिवेल हो रहा है, लोगों को राइट्स मिल रहे हैं, लिबर्टीज मिल रही है, आजादी मिल रहा है, फ्रीडम मिल रहा है। अब ये मोनार्की नहीं है, स्लेवरी नहीं है, ये प्रिविलेज नहीं है, लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इस पर लोग ऊपर से भगवान ईश्वर भी खुश हो रहे हैं, एंड दे आर गेजिंग अपॉन देम विद अ लॉट ऑफ लव एंड दे ब्लेस देम। एक्चुअली ये जो फ्रेडरिक सोरो का ये जो प्रिंट था, फ्रेडरिक सोरो का जो ये प्रिंट था, इसने बहुत सारी चीजें यूरोप में कर दी। इस कहां 18th और 19th सेंचुरी में, खासकर 19th सेंचुरी में, यानी 1848 का ये प्रिंट है, तो आप मान के चलिए हम मिड 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। इसने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। इसने पूरे यूरोप के, एक तरह से पूरे यूरोप के मेंटल और फिजिकल वर्ल्ड को चेंज कर दिया। दैट ब्रॉट अ चेंज इन द thinking, the approach, the perspective of entire Europe. वो perspective क्या था? With the idea of liberty, equality, fraternity, and with the idea of nation state. With the idea of nation state, पूरा यूरोप का कंसेप्ट ही चेंज हो गया। थिंकिंग पैटर्न ही चेंज हुआ। पूरे यूरोप के लोगों के लिए यह क्वेश्चन, एक तरह से यह बदलाव इतना जबरदस्त था कि पूरे यूरोप में अब इसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नए आइडियाज की, लिबर्टी की, नेशन स्टेट की। क्या है नेशन स्टेट? अब यही प्रश्न यहां आकर मैं आपको समझाता हूं कि यह नेशन स्टेट किस तरह से रिलेट करता है नेशनलिज्म में। अब हम चैप्टर की शुरुआत की बात करते हैं कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म का मतलब क्या है। असल में यह राइज का अर्थ आपको पता ही है। नेशनलिज्म क्या है? यह नेशनलिज्म दो वर्ड से बना है। क्या? एक नेशन, नेशनल, और इज्म। ये जो नेशनल है, दैट फर्दर हैज बीन डिराइव, ये नेशन से लिया गया, और नेशन एक लेटिन भाषा, लेटिन लैंग्वेज के टर्म नेटस से लिया गया है। कहां से लिया गया? नेटस से। नेटस का मतलब होता है कोई रेस या कम्युनिटी। अब प्रश्न उठता है कि इस नेशनलिज्म का क्या मतलब? ध्यान से, या द टर्म नेशनलिज्म इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, नेशनल एंड इज्म,
National further has been derived from the term nation, which has been taken from the Latin language's word natus, जिसका मतलब होता है रेस या कम्युनिटी। यह लैटिन लैंग्वेज के नेटस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रेस या कम्युनिटी। और इज्म का मतलब होता है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी यानी इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, कोई आइडिया। तो वास्तव में नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसमें किसी एक रेस, किसी एक नेशन की बात होती है। अगर मैं सिंपलेस्ट वर्ड में कहूं तो नेशनलिज्म एक तरह से फीलिंग है, एक पैशन है, एक डिवोशन है अपने कंट्री की तरफ, जो एक रेस या एक कम्युनिटी के लोगों का है। वास्तव में एक रेस, एक तरह के लोगों का एक ग्रुप जो अपने उस रेस कम्युनिटी के बारे में और जिस एरिया में वो रहते हैं उसके बारे में जो स्ट्रांगली फील करता है, जो डेडिकेशन, जो सेक्रीफाइस करने को जो तैयार है, वह जो पैशन है उसके मन में, जिससे वह सोचता है कि वह अपना उसका देश सभी एंगल में, सभी पर्सपेक्टिव में, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ देयर कंट्री शुड बी एट द पिनेकल, एट द टॉप। वही नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म और कुछ नहीं, बस अपने देश के प्रति प्रेम है। नेशनलिज्म और कुछ नहीं, अपने देश के प्रति एक कंपैशन, एक जुनून है। राष्ट्रवाद इससे अधिक और कुछ नहीं है, जहां एक जैसे लोग अपने देश को अब सभी एंगल से, सभी पर्सपेक्टिव में, एवरी वॉक ऑफ लाइफ, दे वांट टू सी देयर कंट्री एट द टॉप। तो यही कंसेप्ट 19th सेंचुरी में इस नेशन स्टेट के साथ जुड़ा। अब क्या था यह नेशन स्टेट, इसी की चर्चा करेंगे। क्या था यह नेशन स्टेट जो 18th सेंचुरी में पूरे यूरोप में राइज किया, और बाद में आप देखेंगे लगभग आप देखेंगे कि 50-60 साल बाद ये इंडिया में भी उसी तरह से राइज करता है। उसकी चर्चा हम जब नेशनलिज्म इन इंडिया करेंगे तब करेंगे। अब यह है कि ये जो पूरा फ्रेडरिक सोरो का जो प्रिंट था, दैट लेफ्ट revolution in entire Europe and revolution of ideas, of perspective, the approach to look at the development that was taking place in mid 19th century. 19th century में जो बदलाव हो रहे थे, जो चेंज हो रहा था, उस पर लोगों को सोचने के लिए, और क्या सोचना है, किस तरह सोचना है, there came the concept of the nation state. हालांकि इससे पहले, इस नेशन स्टेट से पहले आप देखोगे कि यहां पर स्टेट था। ऐसा नहीं है कि यहां पर स्टेट नहीं थे, यहां पर कंट्री नहीं था कंट्री थे। लेकिन आप सोचिए कि एक बड़े टेरिटोरियल एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे ये कंट्री थे, नेशन थे। ऐसा नहीं कि नहीं थे, देयर वर द स्टेट्स। एक बहुत सारे ये डिवाइडेड थे, उनमें लैंग्वेज का डिफरेंस, कल्चर का, एथनिक कंपोजिशन का बहुत सारे डिफरेंसेस थे, और ये एक छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड थे। लेकिन 19th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा चेंज ये आया कि अब ये छोटे छोटे जो स्टेट्स थे वह अपने एथनिक कंपोजिशन से, उनके रेस के हिसाब से, उनके हिसाब से एक ये छोटे स्टेट्स बड़े स्टेट्स में बदलने शुरू हुए। सो ये कहीं ना कहीं जो स्मॉल, इसमें क्या था, मल्टी डायनेशनल थे, ये मल्टी लैंग्वेज या मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी डायनेस्टिक स्टेट्स थे, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे रह रहे हैं छोटे छोटे ग्रुप में। अब इसके जगह पर आया मॉडर्न स्टेट। ये मॉडर्न स्टेट क्या था, ध्यान रखिए। ये जो आप मॉडर्न स्टेट से पहले जो कंसेप्ट था, जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों में लोग डिवाइडेड था, सभी तरह के, सभी लैंग्वेज के लोग, कल्चर के लोग, सभी कल्चर के लोग, इथनिक कंपोजिशन, अलग अलग लोग एक साथ रह रहे हैं और कोई उन पर रूल कर रहा है। दैट वॉज रिप्लेस्ड बाय द मॉडर्न स्टेट। इसमें क्या था, एक बहुत बड़े एरिया में, एक लार्ज एरिया में एक स्ट्रॉन्ग लीडर, या सीधे कहें कि एक स्ट्रॉन्ग मोनार्क
रूल कर रहा है, इज रूलिंग। इसमें छोटे छोटे थे, अब ये छोटे छोटों को अटैक करके जो बड़े कंट्री थे उन्होंने इन्हें आपस में मिलाकर एक बड़ा सा कंट्री तैयार किया, एक बहुत बड़ी टेरिटरी डिफाइन को ऑक्यूपाई किया, एंड दैट केम अंडर अ स्ट्रॉन्ग लीडर या अ स्ट्रॉन्ग मोनार्क, उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। हाउएवर देयर स्टिल एग्जिस्टेड, ध्यान रखिएगा कि यहां पर मल्टीलिंग्विस्टिक लोग हैं, कई सारे रेस, कई सारे कल्चर, कई सारे एथनिक ग्रुप के लोग हैं। हो सकता है कि जो रूलर है, रूलर और जो रूल्ड है, यानी जो मोनार्क है और जो वहां के लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उन दोनों का जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज सेम नहीं है। उन दोनों का जो डिसेंट है, यानी उनका जो कल्चरल पास्ट है, वह सेम नहीं है। उन दोनों का जो रेस है वह सेम नहीं था। सो दैट वाज द मॉडर्न स्टेट, जिसमें बहुत बड़े एरिया में एक स्ट्रॉन्ग लीडर रूल कर रहा है, और रूलर और रूल्ड का कल्चर एक नहीं है, उनका एथनिक जो कंपोजिशन एक नहीं है, रेस एक नहीं है, उनकी लैंग्वेज एक नहीं है। कोई दूर से, जैसे आप देखो इंडिया में वी वर द पीपल हैविंग डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेज, डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट डिसेंट, एंड ब्रिटिश हमारा रूलर था जो कहीं दूर से आया था, उसका एथनिक कंपोजिशन अलग, उसका कल्चर अलग, उसकी लैंग्वेजेस अलग। सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ द मॉडर्न स्टेट। अब ये मॉडर्न स्टेट वाज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय दिस नेशन स्टेट। अब क्या था, ये नेशन स्टेट में वह बड़ा सा कंट्री होगा, तय है। यह बड़ी सी कंट्री है या नेशन है जिसमें जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनका भी कल्चर एक होगा। सिटीजन्स का लैंग्वेज, सिटीजन का कल्चर, उनका जो इथनिक है, इथनिसिटी है, उनका जो एथनिसिटी है, एथनिसिटी है, वह एक होगा और यह सब सेम होगा। ध्यान रखिए, उनकी लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी ऑल विल बी सेम, एंड सिटीजन के साथ साथ जो रूलर होगा उनका भी कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी, रेस, उनका डिसेंट भी सेम होगा। यह बाहर से नहीं होगा, जैसा हमने अभी देखा कि ब्रिटेन के केस कि हमारे देश पर ब्रिटेन का कब्जा था, हम लोग अलग कल्चर के, हम लोग अलग रेस के, हम लोगों का अलग कंसेप्ट है और उनका अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब था कि वहीं के लोग आपस में से ही कोई रूलर होगा जिनका लैंग्वेज, कल्चर, इथनिसिटी सब एक जैसा होगा। तो यह डेवलपमेंट था। क्या था, 19th सेंचुरी से पहले मल्टीलिंग्विस्टिक स्टेट था, मल्टी लैंग्वेज स्पोकन लोग रहते थे, उनका कल्चर अलग, उनकी एथनिसिटी अलग, उनकी आइडेंटिटी डाइवर्स, उनका रेस अलग। अब इसके जगह पर दैट वाज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर जो एक बहुत बड़े वेल डिफाइंड एरिया में रूल कर रहा है, जहां नेसेसरली लोग और रूलर दोनों एक ही कल्चर या एक आइडेंटिटी का नहीं होगा, एक डिसेंट नहीं हुआ, एक पास्ट नहीं होगा, एक कल्चर नहीं होगा। बट यहां से जो 19th सेंचुरी में आते हैं तो नेशन, अब ध्यान रखिए कि यहां पर लोग और रूलर, प्रजा और राजा, यानी द रूलर एंड द रूल्ड विल हैव द सेम कल्चर, सेम आइडेंटिटी, सेम डिसेंट, सेम पास्ट, सेम रेस, सेम एथनिसिटी। दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। और यह हुआ कैसे? इट वॉज नॉट एन ईजी वे, इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। या कभी किसी स्ट्रॉन्ग लीडर की इच्छा से हुआ, तो कभी लोगों के रेवोल्यूशन से हुआ, और कभी कोई लीडर और लोग सभी मिलकर एक साथ। दिस डिड नॉट कम जंपेड, दिस केम विद अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स, विद अ लॉट ऑफ रेवोल्यूशंस दैट अंडरवेंट। और उसके बाद यह हुआ कैसे? कहीं किसी स्ट्रॉन्ग लीडर की स्ट्रॉन्ग विल पावर से हुआ, कभी कहीं कहीं द पीपल देमसेल्व्स came forward and they started a revolution and then they came together, they joined their hands, they formed a nation state। और कहीं पर दोनों लोगों के ज्वाइंट एफर्ट से हुआ। हाउ इट, इसका एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।